गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग केयरफुल होकर सारी चीज़ों को देखिएगा। फंडामेंटल अकाउंट्स। देखिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस है कि अकाउंट्स में होने वाले जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप क्लियर कर पाइए। देखिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, अगर आप 11th क्लास में हैं और आप चीज़ों को बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये तो हो सकता है कि आप मार्क्स ला लें, चाहे थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएँ, लेकिन अगर बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप टॉप में जाना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्लास प्रोवाइड करने का मेरा मेन मकसद है, मेरा मेन मोटो है कि अकाउंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। और एक क्लास में नहीं, हम आने वाले 1 by 1 क्लासों में हम सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फंडामेंटल अकाउंट्स, तो अकाउंट्स जो होता है, आप लोग को ध्यान देना होगा यहाँ पे अकाउंट्स, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बहुत सारे हिंदी मीडियम्स के भी स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम्स के भी स्टूडेंट हैं, तो दोनों लोग इसमें कंफर्टेबल हो, हम इस तरीके से हम चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अकाउंट्स जो होता है ना, अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले होता है क्या आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होगा वो आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि अकाउंट्स को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और एक होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं पर्सनल अकाउंट पर। पर्सनल अकाउंट की हर चीज़ों को हम समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। देखिए, तो जो पर्सनल अकाउंट होता है, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत खाता भी बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका हो जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स हैं, all of these are related to natural personal account because all humans are created by nature। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब किसके द्वारा बने हुए हैं? नेचर के द्वारा बने हुए हैं। आप हो, हम हो, all of these are related to natural personal account। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट में? कोई भी नेम रखते हैं ह्यूमन बींग्स का, अमित अकाउंट। तो अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, कोई भी आपके नाम हो सकते हैं। बिकॉज फिर से हम रिपीट करना चाह रहे हैं कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जितने भी आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सारे आते हैं। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं नेचर के द्वारा बने हैं, इसलिए सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर है? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। नेचुरल के बाद आपका हो जाएगा नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट को जब हम एक्सप्लेन किए तो हम बोले आपको कि जो नेचर के द्वारा बना हो, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो मैनमेड हो, जो ह्यूमन के द्वारा बना हो। तो जो ह्यूमन के द्वारा बना होता है वो आपके होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है आपका? ऑल फॉर्म्स
फर्म्स का मतलब क्या होता है? संस्था। जितने भी आपके फर्म्स होते हैं, जितने भी आपके कंपनीज होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर यू क्लियर ऑफ दिस? एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं आप लोगों को कि धीरू भाई अंबानी, एग्जांपल, एक जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कंपनी को स्टार्ट किया, तो धीरू भाई अंबानी कौन हो जाएंगे? धीरू भाई अंबानी इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट बिकॉज धीरू भाई अंबानी इज क्रिएटेड बाय नेचर। तो धीरू भाई अंबानी कहाँ आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। बट उन्होंने रिलायंस कंपनी को बनाया, तो रिलायंस कंपनी इज क्रिएटेड बाय धीरू भाई अंबानी। तो जो रिलायंस कंपनी है वो एक कंपनीज है, फर्म है, संस्था है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये टॉप लेवल का एग्जाम्पल हो गया रिलायंस कंपनी का। देखिए हम लोग की जो छोटे मोटे फर्म्स होते हैं हमारे कॉलोनीज में, हमारे सराउंडिंग में, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, मान के चलिए कि राम किराना स्टोर, तो राम एक कॉमन आदमी है, तो राम जो है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, मोहन नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो अगर मान लीजिए राम किराना स्टोर, मोहन किराना स्टोर, तो राम और मोहन का नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। लेकिन जब किराना स्टोर उन्होंने खोला तो राम किराना स्टोर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, क्योंकि वो एक फर्म है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आपको यहाँ समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये क्लियर है, जितने भी नाम हो जाएंगे ह्यूमन बींग्स नेचुरल में आएंगे, जितने भी फर्म संस्था हो जाएंगे वो सारे आर्टिफिशियल में आएंगे, जो मैनमेड हो, जो ह्यूमन के द्वारा बना हो। लेकिन देखिए आर्टिफिशियल में केवल संस्था आना चाहिए, कोई फर्म होना चाहिए, कोई बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब लैपटॉप है, कंप्यूटर, वो भी तो किसी ह्यूमन ने बनाया है, तो वो नहीं होगा। एक संस्था का होना जरूरी है, एक कंपनीज का होना जरूरी है। ये आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। आर क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है कि किसी ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि राम एक ने किराना स्टोर खोला, राम किराना स्टोर। तो एक होगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अमाउंट ऑफ ₹5 लाख। राम एक किराना स्टोर खोला और उसने 5 लाख रुपया लगाकर बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। तो राम 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि राम जो 5 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर राम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो कैपिटल अपने आप तो बिजनेस में नहीं आ रहा है, पैसा अपने आप तो बिजनेस में नहीं आ रहा है, किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। राम बिजनेस में पैसा को लगा रहा है। तो यहाँ पर जो कैपिटल जो होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? पूंजी, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाया जाता है। तो जो प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करते हुए पैसा लगाया जाता है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अपने आप नहीं आता है, किसी के द्वारा लगाया जाता है। इसलिए कैपिटल है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बिकॉज कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय राम। राम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगा रहा है, इसलिए कैपिटल जो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि किसी ह्यूमन बींग्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है? कैपिटल के बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट ड्राइंग। ये हो जाएगा आपका ड्राइंग। ड्राइंग क्या है कि इफ एनी बिजनेसमैन विड्रॉ कैश एंड गुड्स फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल यूज, कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ भी निकाल के ले जाता है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से निकाल के ले जाएगा तो क्या ऑटोमेटिकली चल जाएगा? वो तो निकाल के ले जाएगा।
तो जो निकाल के ले जाएगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे राम निकाल के ले जाएगा तो बोला जाएगा कि राम विड्रॉ कैश 200 रुपीज फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक यूज। राम 200 रुपया अपने बिजनेस निकाल के ले गया, तो यहाँ पर राम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए दोनों किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कैपिटल अगर राम लगा रहा है तब भी बोला जा रहा है कि कैपिटल राम लगा रहा है, अगर राम कुछ निकाल के ले जा रहा है तभी बोला जा रहा है कि राम निकाल के ले गया। तो दोनों केसों में किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या कैपिटल लगा रहा है या ड्राइंग कर रहा है। इसलिए कैपिटल और ड्राइंग बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ तक क्लियर? देखिए कैपिटल और ड्राइंग को छोड़ के और बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग का बेसिक है, मैंडेटरी क्लास है, तो आने वाले और बहुत सारे वीडियोस जो हम बनाएंगे उनमें इन सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। आई क्लियर ऑफ दिस? पर्सनल अकाउंट में नेचुरल में सारे नाम, जितने भी नाम होते हैं ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल में जितने भी फर्म्स, संस्था, कंपनी जो भी आएंगे वो सारे आ जाएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव में जो भी इंसान जो कुछ लगाता है या निकाल के ले जाता है उसके लिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग ये आएगा आपका। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं इन पर्सनल अकाउंट पर। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट जो बच रहा है, इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, ये हो जाएगा रियल अकाउंट, और नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं, रियल अकाउंट आपका हो जाएगा, इसको वास्तविक खाता बोलते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग अवास्तविक खाता बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि कुछ हिंदी मीडियम से स्टूडेंट होंगे जो कंफर्टेबल नहीं हो पाए, तो उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ चीज़ों को बताना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं रियल अकाउंट पर, ठीक है। रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। रियल अकाउंट रिलेटेड, रियल अकाउंट रिलेटेड टू all kinds of assets, जितने भी प्रकार की संपत्ति होती है उन सबका रिलेशन रियल अकाउंट से होता है। जितने भी प्रकार की संपत्ति होती है उन सबका रिलेशन किससे होता है? रियल अकाउंट से होता है। तो बिजनेस को रन कराने में एसेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, आपको एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। कैश, जो आपके पास कैश होता है वो आपका रियल अकाउंट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका रियल अकाउंट है, ठीक है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो हो जाएगा वो भी आपका रियल अकाउंट है। उसके बाद फर्नीचर, क्या है? फर्नीचर, ये आपका रियल अकाउंट है। टीटीसी और बहुत सारे चीज हैं जिसको बिजनेस में मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं, ठीक है ना। एसेट्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। टेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है। तो आने वाले क्लासों में हम जब लोग एडवांस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो उन सारी चीज़ों को ब्रीफली बताया जाएगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्लियर है। जितने भी प्रकार के आपके एसेट्स होंगे, संपत्ति होंगे, सारे रियल अकाउंट से रिलेटेड होंगे, जो कि बिजनेस को रन कराने में बहुत ही उन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए कैश है, तो कैश के बिना तो बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप ऑफिस स्टार्ट किए तो फर्नीचर चाहिए, अगर ऑफिस है तो लैंड एंड बिल्डिंग रहेगा, ठीक है ना, जमीन रहेगा, बिल्डिंग बना हुआ होगा, उसमें आप अपने बिजनेस को कीजिएगा। इस तरीके से बिजनेस में एसेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और इसमें आते हैं रियल अकाउंट में।
जितने भी एसेट होते हैं कहाँ पे आते हैं? रियल अकाउंट में। आर क्लियर? अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। इसको हम मिटा देते हैं। रियल अकाउंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। रियल अकाउंट को हो जाने के बाद आप लोग एक बार इसको नोट कर लेना होगा कि क्या है, ठीक है। रियल अकाउंट जब क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रकार के लाभ होते हैं बिजनेस में होने वाले, जितने भी प्रकार के प्रॉफिट हैं आपके, ऑल लॉसेज, जितने भी आपके लॉस हैं बिजनेस में, और ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके खर्चे होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। ऑल प्रॉफिट, ऑल लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अगर खर्च तो होगा ही आपका, जैसे आप क्या कीजिएगा, रेंट का पेमेंट कीजिएगा। अगर आप दुकान रेंट पे लिए हैं, कंपनी रेंट पे लिए हैं, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने हैं स्टाफ को रखे हैं तो उसको सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने बिजनेस को रन कराने के लिए आप एजेंट भी रखे होंगे कि भाई वो मेरा प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगा, कुछ करेगा, तो उसके लिए उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, तो कमीशन का पेमेंट कीजिएगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, बिजनेस में एक तो खर्च नहीं होते हैं, बिजनेस में बहुत टाइप्स के खर्च होते हैं, तो सारे को बताना पॉसिबल नहीं है। तो मोटा मोटी आप बातों को समझ लीजिए कि बिजनेस में जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं, यानी एक्सपेंस, जितने भी आपके लॉस होते हैं और जितने भी आपके प्रॉफिट होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। आर क्लियर ऑफ दिस? तो यहाँ पर हमने अकाउंट्स को ब्रीफली बताया कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट सारे ह्यूमन बींग्स आएंगे, आर्टिफिशियल में जितने भी फॉर्म्स थे वो सारे आते थे, रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल और ड्राइंग आता था, पर्सनल हो गया। इम्पर्सनल में क्या बताए, रियल अकाउंट, जितने भी टाइप्स के आपके एसेट हैं वो सारे रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस को रन कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, जितने भी प्रॉफिट है, लॉस है और एक्सपेंस है। अब आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हमारा कौन नेचुरल है, कौन आर्टिफिशियल है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है, क्या मेरे एसेट है, क्या मेरा एक्सपेंस है, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा लॉस है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरा कौन सा चीज, कौन सा अकाउंट है। अगर अकाउंट्स को अगर आप क्लियर नहीं कर पाइएगा कि कौन अकाउंट है, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इस चीज़ को बार बार आप लोग के सामने रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ब्रीफली बताने के बाद अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ब्रीफली बताने के बाद हम लोग अब यहाँ पे आते हैं कि अगर आपसे कोई वर्बली पूछे, इंटरव्यू में पूछ दे कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तब वहां पर आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पर्सनल अकाउंट में आपका हो जाए पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इतना बताने की जरूरत नहीं है। आप केवल उनको बोलिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। दूसरा आपका हो जाएगा रियल अकाउंट, और तीसरा आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए बच्चों,
जो अकाउंट्स का जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को क्लियर कर लेने के बाद अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट तो समझते हैं ना। अब डॉक्टर जब ट्रीटमेंट करता है तो दो तरीके से ट्रीटमेंट करता है, नहीं तो फिजिशियन होगा तो दवा देगा, सर्जन होगा तो फिर सर्जिकल जो भी उसका ट्रीटमेंट का जो तरीका होगा वो करेगा। तो अकाउंट्स में भी उसी तरीके से कुछ हम बताने जाने वाले हैं कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज करना, चाहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। अगर हम लोग को डिजीज होता है तो वो भी तो प्रॉब्लम ही है ना, और डॉक्टर जब दवा देता है तो क्या होता है, सॉल्यूशन निकल जाता है। तो अकाउंट्स में भी क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस इट इज माय प्रॉब्लम। आज जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या होता है, इलाज होता है, यानी सॉल्यूशन निकल गया मेरा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जो बिजनेस में, वो दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने तरीके से होता है, दो तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। पहला आपका ट्रीटमेंट का तरीका है अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अकाउंटिंग का पहला क्या हुआ, अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। और सेकेंड आपका हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। दो अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हमें करना है और उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में हमें क्या करना है, इन सारे चीजों को अच्छे से समझना है। तो देखिए जो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच जो होते हैं ना, ये वाला, ठीक है ना। तो जो तीन अकाउंट बताए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं वो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल आपका होता है, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहला रूल होता है आपका पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट वन बाय वन हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का मतलब व्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इसको हिंदी में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो होगा इसका पाने वाले को डीआर, डीआर का मतलब डेबिट, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डीआर। पाने वाले को डेबिट करते हैं, अगर हमको इसको हिंदी में लिखते हैं तो, और देने वाले को सीआर मतलब क्रेडिट करते हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल हुआ, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, ठीक है ना। अरे क्लियर ऑफ दिस, हाँ तो कोई डाउट नहीं है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल हो जाने के बाद हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसको नोट कर लीजिए आप 1 मिनट में, हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट के बाद क्या था दूसरा, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को मिटाते हैं, पर्सनल अकाउंट को हो जाने के बाद सेकेंड क्या हो जाएगा भाई आपका रूल, रियल अकाउंट, ठीक है ना।
तो रियल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी टाइप्स की संपत्ति होते हैं सब रियल अकाउंट में आते हैं। तो इसका रूल क्या होगा आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्लियर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। रियल अकाउंट में सारे संपत्ति होते हैं, तो जो संपत्ति आता है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो जाता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये इसको ध्यान में रखना होगा आपको। तो इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, जो आता है, ध्यान दीजिएगा, जो आता है संपत्ति उसे डीआर यानी डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति जाता है यानी जो जाता है उसे सीआर क्रेडिट करते हैं। ये रियल अकाउंट का रूल हो गया। तो आप देखिएगा अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में हम पर्सनल अकाउंट का क्लियर कर दिए रूल, रियल अकाउंट का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, इसको मिटा देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या हो जाएगा आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जितने भी टाइप के आपके खर्च और हानि होते हैं, एक्सपेंस और लॉस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है ना। और क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, जितने भी आपके आमदनी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो सारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में जो 3 अकाउंट था आपका, पर्सनल अकाउंट बता दिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और क्लियर। रियल अकाउंट को क्लियर किए, डेबिट पार्ट कम्स इन एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। और नेक्स्ट लास्ट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। ये आपका 3 गोल्डन रूल है, इसको याद रखना जरूरी है। लेकिन बच्चों हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि केवल आप रूल्स को रट लेने से ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाइएगा। रूल्स को कैसे क्वेश्चन में सीट करना है और कैसे चीजों को समझना है बारीकी से, ये सारा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वहां पे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये रूल को जानना जरूरी है कि पर्सनल अकाउंट में कब किसको डेबिट करना है, कब किसको क्रेडिट करना है, रियल अकाउंट में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होगा, ये चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखिए, अभी हम लोग कोई क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्लास प्रोवाइड करने का मेन हम लोग का मोटो है कि छोटे छोटे चीज़ों को समझना। देखिए, हर एक छोटा छोटा चीज़ कलेक्ट होकर बड़ा चीज़ बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग हर छोटे चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सीधे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि बड़ा मकसद से क्वेश्चन को बनाना है। तो भाई कैसे आप कर पाइएगा अगर आपके पास उन सारे छोटे छोटे चीज़ों की जानकारी नहीं रहेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ चीज़ कर पाइएगा? हो सकता है कि इधर उधर से करके आप कुछ कर पाइए, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट और वो आपके मन में जो सेटिस्फेक्शन आता है कि हमने इन चीज़ों को समझ लिया, जान लिया, वो चीज़ नहीं आ पाएगा। तो हर एक क्लास में एक मोटिवेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को बताना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये हर एक छोटा चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज लिसन टू मी सिंसियरली। अब तब जाके जब आगे आने वाले क्लासों में हम सारे चीज़ों को बताएंगे तो आप इतना आपको अच्छा लगेगा कि हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच में तीनों क्लियर, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या आएगा बन के आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या होता है जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक चीज इसमें क्लियर करते हुए हम चलेंगे, देखिएगा सबसे पहला यहां पर हम एक चीज बताने जा रहे हैं कि बिजनेस में इनको छोड़ के और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। एसेट्स हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटीज हो जाएगा, लायबिलिटीज। तीसरा हो जाएगा आपका कैपिटल, चौथा हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और नेक्स्ट आपका पांचवा हो जाएगा प्रॉफिट, जो भी आपका रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट। ये पांचों टॉपिक जो दिखाई दे रहे हैं आपको, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस और प्रॉफिट, यही आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बड़ा कुछ हो, यही इनका बेस है। और इन पांचों को अच्छे तरीके से समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इन सारे चीजों को आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है, तो आप ये चीज भूल जाइए कि अकाउंट्स में आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर पाइएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बार बार हम बोलना चाह रहे हैं कि हर एक छोटे टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, केयरफुल होकर देखना है, बातों को समझना है, तब जाके आप कुछ कर पाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं वन बाय वन एसेट्स क्या होता है। तो देखिए एसेट्स में क्या होता है कि एरो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। आप देखिएगा एसेट्स में एरो ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और एसेट्स जब भी डिक्रीज करता है, यानी एसेट्स क्या होता है, डिक्रीज माने घटता है, तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब तो बोलिएगा कि सर आप तो याद करने के लिए बोल दिए कि बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। याद भी नहीं करना है, आप की बातों को समझिए। हम जब ट्रेडिशनल अप्रोच में आ रहे थे तो क्या बोले थे कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट और जाता है क्रेडिट। तो जब आपके पास एसेट्स जो आएगा तो एक एसेट्स तो बढ़ेगा और एक एसेट्स क्या होगा, घटेगा। देखिए जो भी हमारा अकाउंटिंग होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा अकाउंट्स जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड होता है कि एक अकाउंट जितना से डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट उतना से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। एग्जांपल देते हैं कि परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, तो क्या होगा, एक एसेट आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, मतलब मेरे पास बढ़ रहा है, इसलिए हम डेबिट कर देंगे। कंप्यूटर आएगा तो मेरे पास क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम डेबिट कर देंगे। और एक एसेट्स मेरे पास से जाएगा, क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो पैसा जो जाएगा, तो पैसा जाएगा तो क्या होगा, वो घटेगा।
इसमें जो घटेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में इस सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एसेट्स अगर बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट। आर एबल टू गेट इट? क्लियर है? नेक्स्ट लायबिलिटीज में आते हैं। लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि लायबिलिटीज जब आपका इंक्रीज करता है, लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो होता है डेबिट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो होता है डेबिट। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल का कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट, और कैपिटल जब डिक्रीज करता है तो होता है डेबिट, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस और लॉस, इसका देखिए, एक्सपेंस और लॉस अगर ये इंक्रीज आपका करता है तो होता है आपका डेबिट, और एक्सपेंस लॉस आपका डिक्रीज करता है तो होता है क्रेडिट। अब उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और प्रॉफिट अगर आपका डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। तो इंक्रीज करने पे कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देखते जा रहे हैं वन बाई वन। एसेट्स इंक्रीज कर रहा तो क्या हो रहा था, ये डेबिट हो रहा था। तो एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। अगर आपसे पूछेगा कोई कि एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करता है तो आपको बोलना पड़ेगा कि एसेट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा तो क्या हो रहा है, क्रेडिट। जो इंक्रीजिंग को हम लोग को लेके चलते हैं, जो ज्यादा होता है उसी के नाम से बैलेंस को पुकारा जाता है, अकाउंट्स को पुकारा जाता है। तो लायबिलिटीज इंक्रीज किया तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लायबिलिटीज के बाद होता है कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज कर रहा तो क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है। नोट करते जाना होगा सारे चीजों को। एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस लॉस इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है, डेबिट, तो ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। और प्रॉफिट इंक्रीज करता तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो प्रॉफिट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीपल क्लास में पूछा जा सकता है, कोई आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो एसेट्स हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। लायबिलिटी कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है, क्योंकि इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस शो करता है। कैपिटल इंक्रीज करता है तो बच्चों क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद एक्सपेंस और लॉस का कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस और लॉस जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और एज वेल एज प्रॉफिट जब इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो पूरा अकाउंट्स आपकी ये डेबिट और क्रेडिट पे ही घूमेगा। तो इन सारे चीजों को एकदम ध्यान में रखना होगा। आप नोटबुक में उसको लिखिए, बातों को समझिए, और कुछ ज़्यादा क्वेरीज आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पे परेशानी है। हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो, बातों को समझिए, जानिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटिंग ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हुआ, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और इक्वेशन में एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और लॉस की आपका क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए बच्चों, बिजनेस जो होता है, सारे फंडामेंटल छोटे छोटे चीज़ों को बता देने के बाद अब हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो, या छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। और ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद उस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एक होता है, जर्नल, ठीक है ना। उस ट्रांजैक्शन का हम लोग
जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन हैं, वो चाहे ऑन कैश हो चाहे ऑन क्रेडिट हो, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। और जर्नल जब बन जाता है, ठीक है ना, तो जर्नल बन जाने के बाद एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, जर्नल जो बना हुआ है, जर होता है, फ्रेंच वर्ड है, उससे आपका जर्नल बना हुआ है। तो बिजनेस में होने वाले जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन, इस चीज़ को रिपीट फिर से कर रहे हैं कि जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं, वो चाहे ऑन कैश हो, वो चाहे ऑन क्रेडिट हो, वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है लेजर। क्या होता है, लेजर, ठीक है ना। लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर से, लेजर में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। लेजर के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, देखिए जितने भी आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहले ट्रांजेक्शन होगा, फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग होगा, तब जाके वो लेजर में उसका पोस्टिंग होगा, और तब जाके आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये ध्यान में रखिएगा, पहले ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग, फिर लेजर में पोस्टिंग और फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड एवरी एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट जनरली साल के अंत में बनाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी बना सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि फाइनल अकाउंट यानी हमेशा फिनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि मेरे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, यानी क्या ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, जो भी निकल के आता है आपके सामने, और पोजीशन ऑफ द बिजनेस यानी बैलेंस शीट, एवरीथिंग आपको यहाँ से पता चलेगा फाइनल अकाउंट से। तो ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। ट्रांजेक्शन क्लियर है, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन का जर्नल में क्या, रिकॉर्डिंग, क्लियर। जितने भी कैश और क्रेडिट कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जर्नल में क्या करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। जर्नल के बाद क्या होगा नेक्स्ट, लेजर। लेजर में क्या होगा, पोस्टिंग। लेजर के बाद नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको पूरा को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है ना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं जर्नल पर। देखिए बिजनेसमैन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मॉल ट्रेडर और एक होते हैं बिग ट्रेडर्स यानी बड़े व्यवसायी। तो जो छोटे व्यवसायी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट गेन करते हैं। जो बड़े व्यवसायी होते हैं वो सुपर प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, ये जनरली माना गया है, ठीक है ना। तो जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं तो उनके यहाँ कस्टमर भी कम होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन भी कम होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना काम जर्नल से चला लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए जब हम लोग छोटे थे, चाहे हम लोग जब पढ़ते थे, तो अगर एक दो सब्जेक्ट है तो क्या करते हैं, एक ही कॉपी से काम चल जाएगा, क्योंकि भाई दो ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास 8-10 सब्जेक्ट हैं और एक ही कॉपी में सारे को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब मिला जुला खिचड़ी बन जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि मैथ्स है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है। तो क्या किया जाता है, जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट बना के रख देते हैं। भाई मैथ्स का अलग, ठीक है, साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, कंप्यूटर का अलग, इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसी तरीके से जो बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनके यहाँ क्या होता है, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है, लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी है, तो लोग क्या करते हैं, जर्नल को अलग अलग भागों में बांट देते हैं।
तो जब अलग अलग भागों में जब बांटते हैं जर्नल को, उसी को हम लोग बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या बोलते हैं? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है ना? जब बड़े बिजनेसमैन जर्नल को अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्लियर है? तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल में सबसे पहला पार्ट हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं कैश बुक। कौन सा? कैश बुक। ठीक है ना? तो कैश बुक क्या होता है भाई? कि ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जितने भी टाइप के बिजनेस में नकद में होने वाले ट्रांजैक्शन है, यानी कैश में होने वाले ट्रांजैक्शन है, ऑल ऑफ दिस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंडर ब्रैकेट ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक के बाद क्या नेक्स्ट हो जाएगा जी? परचेजेस बुक। कौन सा बुक? परचेजेस बुक। यहां पर आप देख सकते हैं परचेजेस बुक। परचेज बुक में क्या होता है? ऑल क्रेडिट परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेजेस। जितना भी हम क्रेडिट माने उधार, जितना भी उधार में हम सामान खरीदते हैं, यानी सामान खरीद लेने के बाद पैसे का पेमेंट नहीं करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करेंगे? परचेज बुक में करेंगे। परचेजेस बुक के बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका परचेजेस रिटर्न बुक। कौन सा बुक? परचेजेस रिटर्न बुक। तो हम अगर परचेज किए, ठीक है ना, किसी कारणवश से हमको वापस करना पड़े, हो सकता है कि हमको अपनी क्वांटिटी की जरूरत नहीं थी, ये भी हो सकता है कि जो हम लेके आए थे वो कुछ गुड्स डैमेज हो गया, तो जब हम वापस करते हैं परचेज किया हुआ सामान, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। परचेज रिटर्न बुक के बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेल्स बुक। कौन सा बुक? सेल्स बुक। सेल्स बुक का क्या है कि ऑल क्रेडिट सेल, क्या हो जाएगा इसमें? ऑल क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जितने भी उधार में हम सेल करते हैं, उन सब का रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा? सेल्स बुक में होगा। सेल्स बुक के बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक। कौन सा बुक? सेल्स रिटर्न बुक। हमने किसी को सेल किया, ठीक है ना, हमने किसी को सेल किया और उस पार्टी ने हमको वापस कर दिया, तो बेचा हुआ सामान जब वापस कोई करता है, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? सेल्स रिटर्न बुक में होता है। क्लियर है? सेल्स रिटर्न बुक जब हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, जिस बिल के थ्रू पैसा हम लोग रिसीव करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक में भी करते हैं। इस पर हम लोग का एक चैप्टर भी होगा बिल ट्रांजैक्शन, जो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक के बाद होगा बिल्स पेबल बुक। कौन सा बुक? बिल्स पेबल बुक। जिस बिल के थ्रू हम पैसे का पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, जिस बिल के थ्रू हम पैसे का पेमेंट करते हैं, जिस बिल का पेमेंट करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? बिल्स पेबल बुक में होता है। और लास्ट हो जाएगा हमारा जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? ऑल एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होता है कि साल के अंत में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, क्या कुछ ऐसा गलती भी हो गया है, बहुत सारे चीजें होते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। जैसे क्या हो सकता है? ऑल एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल रेक्टिफाई एंट्री, और रेक्टिफाई एंट्री मतलब कि कुछ गलती हो गया है, और आप लोग लिख लीजिए ऑल ओपनिंग एंट्री।
एंड ऑल क्लोजिंग एंट्री आर गॉन टू जर्नल प्रॉपर। इस तरीके से जर्नल को यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो बड़े बिजनेसमैन जनरली करते हैं, क्योंकि उनके पास तो लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे कस्टमर हैं, तो क्या करते हैं जर्नल को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो इन सारी बुक्स का जानकारी होना आप लोग को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर पे एक चैप्टर है। कैश बुक आपका एक चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी क्लासिफिकेशंस बहुत सारे हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ों को पहले आप लोग केयरफुल होकर पढ़िए, समझिए कि कैश बुक में क्या होता है, जितने भी नगद हुए, परचेज बुक में और क्रेडिट जितने भी उधार वाले हैं, तो इनको एक बार इसको क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। और किसी भी तरीके का क्वेरीज आ रहा है आप लोग के सामने, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, तब हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को उस पर अप्लाई करेंगे। तो जब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकलने लगेगा, तब जाके हम लोग कंफर्ट होने लगेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मिटा देना होगा इसको, आप एक बार देख लीजिएगा कि जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में कैसे कैसे क्या क्या करना है, नोट कर लेना होगा क्विक फास्ट, ठीक है ना। और आप स्टूडेंट्स लोग, आप लोग किसी भी बुक्स को फॉलो करते हैं तो सारे बुक्स में ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन बुक्स क्या होता है ना कि हम लोग उन बुक में से छोटे छोटे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और आपके सामने रखते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो सकता है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की भी ज़रूरत है, यानी कुछ काम करने की ज़रूरत है कि भाई प्रैक्टिकली हम ऐसे करेंगे तो कैसा आएगा जाएगा, क्रेडिट में क्या होगा। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तब जाके आप लोग के सामने रिजल्ट आएगा। और लर्निंग शुड बी नेसेसरी, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, रिजल्ट में नहीं। जब लर्निंग आपका ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका सारी चीज़ अच्छे हो जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करके पहले से रखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। शुरू में ही हम बताए थे कि हम लोग का बिजनेस का बेस क्या होता है। हम लोग का बिजनेस का बेस सब एसेट्स होता है, ध्यान दीजिएगा। एसेट्स फर्स्ट, सेकेंड क्या बोले थे, लायबिलिटीज, ये हो जाएगा आपका, और थर्ड आपका हो जाएगा कैपिटल, फोर्थ हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस, और फिफ्थ हो जाएगा आपका लॉसेस। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अगर कोई आपसे पूछ देता है कि व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप तो ऐसे ही बोलिएगा कि फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसेट है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये एसेट है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो एसेट का कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है ना, कि जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलना है। Which benefit gain coming future, यानी कहने का मतलब होता है कि जिसका बेनिफिट हमको क्या फ्यूचर में मिलने वाला है, वो मेरा क्या होता है, एसेट होता है। जैसे कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो उसका तो बेनिफिट हमको आगे तक मिलते रहेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई पूछे एसेट क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जिसका बेनिफिट हमको क्या फ्यूचर में मिलने वाला है, वो मेरा क्या होता है,
एसेट होता है। उसके बाद बोले कि एसेट का एग्जाम्पल दीजिए, तब आपको बोलना पड़ेगा कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपको बोलना है। क्लियर है? एसेट क्लियर? इसका बेनिफिट हमको विच बेनिफिट्स गेन कमिंग फ्यूचर, ठीक है ना? क्लियर है? लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटी जो होता है एक तरीका से बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक उसके ऊपर प्रेशर होता है, मान के चलिए, ठीक है ना? तो लायबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन बोलिए, क्लेम बोलिए, ठीक है ना? तो लायबिलिटीज इट इज, ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटीज इट इज ए क्लेम, इट इज ए क्लेम ऑफ आउटसाइडर, ठीक है ना? एक तरीका से क्लेम होता है, जैसे हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं उधार में, तो भाई उसको तो पैसा पेमेंट करना है ना, तो उसका क्लेम का तो फुलफिल करना होगा हमको। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो क्लेम है, उसको तो पैसे का पेमेंट हमको करना है। तो लायबिलिटीज एक तरीका से आउटसाइडर का क्लेम है, जिसमें हम उधार में कोई सामान परचेस किए हैं या उधार में कोई चीज़ लिए हैं या लोन लिए हैं, यानी कुछ भी हो सकता है बिजनेस पर्पस से, जो मॉनेटरी टर्म में डील किया हो, वो आपका लायबिलिटीज होता है, जो आउटसाइडर को पेमेंट करना है। एक डिफिनीशन से आप शॉर्ट टर्म में किसी को बता सकते हैं कि लायबिलिटीज क्या है, आप बोल सकते हैं कि लायबिलिटीज, ठीक है ना, इट इज ए क्लेम ऑफ आउटसाइडर, जो बाहर के लोगों का जो क्लेम है उसको पेमेंट करना है, इट इज ए लायबिलिटीज। और एसेट्स जो बता चुके हैं कि जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है ना? कैपिटल, कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखिए कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल जो रहता है ये आपका प्रोप्राइटर्स का क्लेम होता है, प्रोप्राइटर्स क्लेम, ठीक है? जैसे मान के चलिए कि हम एक बिजनेस स्टार्ट किए, ठीक है ना, नवनीत मेरा नाम हुआ, तो अगर हम स्टार्ट किए बिजनेस, तो नवनीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, अगर एग्जांपल लेके चलिए, तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये हो गए नवनीत हो गए, क्या है, ठीक है, ये हो गए नवनीत, क्लियर है? और ये हो जाएगा उनका बिजनेस, ठीक है ना, ये उनका फर्म है। तो मान के चलिए नवनीत इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा कि नवनीत और बिजनेस बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग है। क्या है? नवनीत और बिजनेस क्या है, दोनों अलग है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि जब नवनीत बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो बिजनेस के ऊपर नवनीत का क्लेम है कि बिजनेस को इतना ही करना पड़ेगा। फिर यानी टोटल एसेट में नवनीत का कितना क्लेम है, अगर मान के चलिए यहाँ पर नवनीत अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 5 लाख रुपए किस फॉर्म में लगाए हैं, देखिएगा, मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए, तो 5 लाख में इसको बाइफरकेट करके दिखाते हैं। तो मान के चलिए कि उन्होंने कैश लगाया 2 लाख रुपए का, उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग लगाया 2 लाख रुपए का, और उन्होंने फर्नीचर लगाया आपका 1 लाख रुपए का। एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना? तो टोटल एसेट्स कितना लगा, 5 लाख रुपए का। पर टोटल एसेट्स जो भी लगा उसमें नवनीत का क्लेम कितना है, 5 लाख रुपए का है। अरे 5 लाख रुपए जो भी लगाया उसमें नवनीत का, प्रोप्राइटर का क्लेम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना? कोई पूछे कैपिटल क्या है, बस नॉर्मल से एक लाइन में बोलना है, प्रोप्राइटर इज ए, ठीक है ना, सॉरी, कैपिटल इज ए प्रोप्राइटर्स क्लेम, प्रोप्राइटर का जो क्लेम है वही आपका कैपिटल है, जो प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाता है, बस सिंपल सा। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। एसेट्स तो क्लियर हो गया होगा, इसका बेनिफिट फ्यूचर मिलने वाला है, लायबिलिटीज क्लियर है,
कैपिटल क्लियर है, ठीक है ना। एक्सपेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सपेंस क्या होता है कि जिसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं। मान के चलिए एग्जांपल देखिएगा, एक्सपेंस में क्या होगा कि मिस्टर अमित एक एम्प्लॉय, एक मिस्टर ए क्या है, एम्प्लॉय है। उन्होंने मंथ्स ऑफ मार्च में काम किया। तो मंथ्स ऑफ मार्च में काम किया तो पूरा महीने काम कर दिए। पूरा महीने काम कर लेने के बाद, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि हमको सैलरी चाहिए। अपने डायरेक्टर के पास आए, बोले कि हमको सैलरी चाहिए। तो डायरेक्टर बोले कि भाई देखिए हम पेमेंट तो कर देंगे लेकिन अभी पैसा नहीं है। तो क्या हुआ कि मिस्टर अमित तो काम किए हैं पूरा मार्च महीना में, उनको पेमेंट नहीं किया गया। तो क्या वो खर्चा में कैलकुलेट होगा? एक्सपेंस है क्या? एक्सपेंस नहीं है। कैसे एक्सपेंस नहीं है? अरे भाई अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं, ठीक है ना, इफ we have taken benefit, अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं तो हमारा वो एक्सपेंस में कैलकुलेट हो जाएगा, वो मेरा खर्च का पार्ट है। पैसे का पेमेंट हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी टाइप के एक्सपेंस होते हैं, इसका यही मतलब होता है कि अगर हम, ठीक है ना, अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं, यानी हम बेनिफिट ले चुके हैं, हम तो अमित से पूरा महीने काम ले लिए, हम पैसे का पेमेंट नहीं किए हैं लेकिन काम तो ले लिए हैं ना। तो जैसे बेनिफिट लिए वो मेरा कैलकुलेट हो जाएगा खर्च में, ठीक है ना, पेमेंट हो या ना हो। अरे क्लियर? और यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होगा रेवेन्यू का, कि मान के चलिए हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अगर मान के चलिए कि हम एक महीना पूरा आपको ट्यूशन पढ़ाए हैं, ठीक है ना, और ट्यूशन पढ़ा देने के बाद मंथ के एंड में हम आपसे बोले कि भाई हमको ट्यूशन का फी दीजिए, आप लोग क्या बोल दिए कि सर अभी पैसा नहीं है, पापा आएंगे गाँव से तो हम देंगे। तो हम तो पूरा महीना पढ़ा दिए, आप लोग तो पैसे का पेमेंट हमको नहीं किया, तो क्या वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा? क्या नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा। आप लोग गलत बोल रहे हैं। अगर हम सर्विस दे दिए आप लोग को, अगर आप लोग को हम पढ़ा दिए, हमने अपना काम पूरा कर दिया, उसी दिन वो मेरा प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाएगा। इफ I have given service to students, that's called a profit। और प्रॉफिट का पार्ट आपका हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। यही